गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने आपको पढ़ाए थे किरचॉफ के नियम। कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए किरचॉफ का प्रथम नियम हम पढ़ा चुके थे। किरचॉफ का द्वितीय नियम आज हम पढ़ाएंगे और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हीट स्टोन सेतु। ये दो टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे। किरचॉफ के नियम। प्रथम नियम हम पढ़ा चुके हैं, आज हम पढ़ाएंगे आपको द्वितीय नियम। द्वितीय नियम किरचॉफ का कौन सा नियम? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम सुनिए क्या है किरचॉफ का। इसका पहला नाम तो होता है बोल्टता का नियम। बोल्टता का नियम। दूसरा इसका नाम रहेगा लूप का नियम। लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसी वैद्युत परपथ के किसी वैद्युत परपथ के प्रत्येक बंद पास के किसी वैद्युत परपथ के प्रत्येक बंद पास के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में विभिन्न खंडों में बहने वाली विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा संगत संगत प्रतिरोधों संगत प्रतिरोध किसी वैद्युत परपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बीजगणितीय योग बीजगणितीय योग तथा प्रत्येक बंद पास में प्रत्येक बंद पास में लगे प्रत्येक बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वैद्युत प्रपथ बनाएंगे एक प्लस माइनस ये प्रतिरोध, ये पहला सेल है E1, ये पहला प्रतिरोध है R1 प्लस माइनस ये दूसरा प्रतिरोध R2 और ये तीसरा प्रतिरोध लगा हुआ है इसमें R3।
ये एक बंद पास है, इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ। अब इस बंद पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम किस प्रकार हम लागू करेंगे, यानी द्वितीय इस बंद पास में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना सीखेंगे, कैसे लगाएंगे। देखिए बंद पास, अब इस चित्र में दो बंद पास दिए गए हैं ए बी सी डी, और दूसरा बंद पास दिया गया है ए बी सी डी ए, और दूसरा दिया गया है डी सी एफ ई डी। तो देखिए पहला बंद पास ये है और दूसरा बंद पास ये है। अब इस नियम को हम कैसे लागू करेंगे, इस सेल का विद्युत भागफल E1 है और इस सेल का विद्युत भागफल E2 है। इस सेल से धारा प्रवाह होगा I1 और इस सेल से धारा प्रवाह होगा I2। इस बिंदु पर आकर के दोनों धाराएं मिल जाएंगी और ये हो जाएगा I1 प्लस I2। इधर धारा जाएगी I1 प्लस I2, इस बिंदु तक धारा आएगी I1 प्लस I2, और यहाँ से आने के बाद धारा दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, इधर जाएगी I2 और इधर धारा चली जाएगी I1। देखेंगे बंद पास ए बी सी डी ए के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर हम जा रहे हैं ए से बी की ओर, यानी हमारे चलने की दिशा है ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, सी से डी की ओर और डी से ए की ओर। तो हम जा रहे हैं ए से बी की ओर, धारा प्रवाह हो रहा है बी से ए की ओर, तो धारा प्रवाह हमारे चलने की विपरीत दिशा में है, इसलिए धारा I1 कैसे चिन्ह के साथ ली जाएगी, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। तो -I1 और इससे संगत प्रतिरोध क्या है, R1। अब हम जा रहे हैं बी से सी की ओर और जा रहे हैं सी से डी की ओर। जब हम सी से डी की ओर जाएंगे, धारा भी सी से डी की ओर है और हमारे चलने की दिशा भी सी से डी की ओर है। तो धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा दोनों एक ही हैं, तो I2 होगी धनात्मक और इसके संगत प्रतिरोध हो जाएगा R2। अब इस बंद पास में दो विद्युत भागवल लगे हुए हैं, एक E1 और एक E2। जब हम सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाएंगे तो सेल का विद्युत भागवल ऋणात्मक, और जब हम सी से डी की ओर आएंगे तो सेल की ऋणात्मक प्लेट से धन प्लेट की ओर आएंगे, तब विद्युत भागवल धनात्मक होगा, और इसको इक्वेशन हम क्या दे देंगे, फर्स्ट। अब चलेंगे बंद पास डी सी एफ ई डी के लिए, डी सी एफ ई डी के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे हम। डी से कहाँ जा रहे हैं, सी की तरफ, और धारा प्रवाह हो रहा है सी से डी की तरफ, तो धारा I2 कैसी होगी, ऋणात्मक, और इसके संगत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R3। अब हम जा रहे हैं सी से F की तरफ और F से जा रहे हैं E की तरफ। जब हम F से E की तरफ जाएंगे, हमारे चलने की दिशा E से F है और धारा प्रवाह की दिशा E से, हमारी चलने की दिशा F से E है, हम F से E की ओर आ रहे हैं और धारा प्रवाह की दिशा E से F की तरफ है, तो विपरीत दिशा है और धारा प्रवाह हो रहा है I2 प्लस I3 और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R3 इज इक्वल टू।
इस दूसरी बंद पास में केवल एक विद्युत भाग बल है E2, और जो जिसमें हम धन प्लेट से किसकी ओर आ रहे हैं, ऋण प्लेट की ओर। तो सेल में हम धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर आते हैं, तो विद्युत भाग बल कैसा होता है, ऋणात्मक, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। इस प्रकार हम किसी वैद्युत प्रपथ में किरचॉफ का कौन सा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम। नोट करिएगा। आगे सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु, जो सन 2024 के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा और जिसकी आने की संभावना 101% है। व्हीटस्टोन सेतु सन 2017 में, सन 2019 में, सन 2021 में, और उसके बाद आया है सन 2022 में। तो टॉपिक हमारा रहेगा व्हीटस्टोन सेतु। नेक्स्ट टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु एक व्यवस्था है, किसी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात करने की व्हीटस्टोन सेतु एक क्या है, व्यवस्था है। इसका आविष्कार सन 1842 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर जॉर्ज व्हीटस्टोन ने किया था। तो व्हीटस्टोन सेतु समझेंगे हम क्या है, देखिए। व्हीटस्टोन सेतु लिखेंगे सन 1842 में, सन 1842 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक इंग्लैंड के वैज्ञानिक इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर जॉर्ज व्हीटस्टोन ने व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोध व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोध कॉमा एक बैटरी एवं दो कुंजी लेकर एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण किया, चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण किया, जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, इस संयोजन को
इस संयोजन को व्हीटस्टोन सेतु कहा गया। इस संयोजन को व्हीटस्टोन सेतु कहा गया। अब हम पढ़ेंगे इसकी संरचना। और संरचना पढ़ने के लिए हम क्या बनाएंगे, इसका चित्र। प्लस माइनस बैटरी कुंजी के P Q R S, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, C और ये डी बिंदु। इस भुजा BD में लगाते हैं धारामापी G और कुंजी K2, ये कुंजी K1 है और ये कुंजी K2 है। ABCD धारामापी PQRS कुंजी K1, ये बैटरी। संरचना व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार, व्हीटस्टोन सेतु व्हीटस्टोन के अनुसार चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार चार प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को एक चतुष्फलकीय संरचना में संयोजित एक चतुष्फलकीय संरचना में संयोजित किया जाता है तथा इसके बिंदु A व D के मध्य एक बैटरी कुंजी K1 को संयोजित किया जाता है। तथा बिंदु B व D के मध्य एक धारामापी व कुंजी K2 को संयोजित किया जाता है। इसकी संरचना क्या है? व्हीटस्टोन के अनुसार चार प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को एक चतुष्फलकीय संरचना में संयोजित किया जाता है तथा इसके बिंदुओं A व D के मध्य एक बैटरी कुंजी K1 को संयोजित किया जाता है तथा बिंदुओं B व D के मध्य एक धारामापी व
कुंजी K2 को संयोजित कर दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके सिद्धांत की। सिद्धांत क्या रहेगा? सिद्धांत व्हीटस्टोन के अनुसार, व्हीटस्टोन के अनुसार यदि यदि सेतु संतुलन संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था अर्थात संतुलन की अवस्था में अर्थात भुजा भुजा बीडी में धारा प्रवाह न हो, अर्थात भुजा बीडी में धारा प्रवाह न हो तो समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात के प्रतिरोधों का अनुपात भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं शेष दो संलग्न भुजाओं शेष दो संलग्न भुजाओं शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। सिद्धांत क्या है? व्हीटस्टोन के अनुसार यदि सेतु संतुलन की अवस्था में हो, अर्थात भुजा बीडी में धारा प्रवाह न हो तो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। P/Q = R/S, यह है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे इसकी कार्यविधि, वर्किंग। कार्यविधि 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 सर्वप्रथम कुंजी K1 को दबाकर परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा I प्रवाहित करते हैं। यह प्रवाहित धारा I बिंदु A पर
दो भागों I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। धारा I1 भुजा AB में तथा धारा I2 भुजा AD में प्रवाहित होकर धारा I1 भुजा AB में तथा धारा I2 भुजा AD में प्रवाहित होकर बिंदुओं B व D पर पहुंचती हैं। धारा I1 प्रवाहित होकर क्रमशः बिंदु B व D पर पहुंचती है। बिंदुओं B व D पर धारा I1 भुजा AB में तथा धारा I2 भुजा AD में प्रवाहित होकर बिंदुओं B व D पर पहुंचते हैं। इन बिंदुओं पर इन धाराओं का विभाजन क्या होता है? संभव है। धारा I1 भुजा AB से प्रवाहित होकर बिंदु B पर पहुंचती है और धारा I2 भुजा AD से प्रवाहित होकर बिंदु D पर पहुंचती है, जहां पर इन बिंदुओं पर इनका विभाजन क्या है? संभव है। ऐसे लिखेंगे धारा I1 भुजा AB में प्रवाहित होकर बिंदु B पर तथा धारा I2 भुजा AD में प्रवाहित होकर बिंदु D पर पहुंचती है। बिंदु D पर पहुंचती है, जहां इनका पुनर्विभाजन संभव है। पुनर्विभाजन संभव है। कहने का मतलब ये है, शैल से धारा क्या चलेगी? I कुंजी K1 दबाएंगे और धारा प्रपथ में धारा प्रवाह क्या करेंगे? I। और यह धारा I बिंदु A पर पहुंचते ही दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, AB में चली जाएगी। AB भुजा में धारा I1 और AD भुजा में धारा I2। AB भुजा में धारा प्रवाहित I1 हो रही है, ये यहाँ बिंदु B पर पहुंचेगी जहां इसका विभाजन संभव होगा। इस भुजा में भी धारा जाएगी और AD भुजा में जो धारा I2 बह रही है उसका बिंदु D पर विभाजन संभव है। तो कहने का मतलब ये है कि I1 धारा का विभाजन बिंदु B पर और I2 धारा का विभाजन बिंदु D पर क्या है? संभव है। अगर धारा का विभाजन नहीं होगा तो शेष संतुलन की अवस्था में होगा। अब ये कंडीशन कब धारा का प्रभाव होगा और कब नहीं होगा, ये हम 3 केस में पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर फर्स्ट क्या है? केस नंबर फर्स्ट रहेगा VV, यानी बिंदु B का विभव बड़ा है किससे? बिंदु
डी के विभव से। केस नंबर सेकंड रहेगा वी डी बड़ा है किससे, वी बी से। केस नंबर थर्ड रहेगा बी बी बराबर है किसके, बी डी। यही शेतकाई की अवस्था है, संतुलन की अवस्था है। तो केस नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है लिखेंगे, जब वो इस स्थिति में, इस स्थिति में बिंदु बी, बिंदु बी उच्च विभव पर, बिंदु बी उच्च विभव पर, उच्च विभव पर तथा बिंदु डी, बिंदु डी निम्न विभव पर, निम्न विभव पर उपस्थित होता है, निम्न विभव पर उपस्थित होता है और होता है जिस कारण, जिस कारण धारा I1 का विभाजन, धारा I1 का विभाजन हो जाता है, जिस कारण धारा I1 का विभाजन बिंदु बी पर, बिंदु बी पर हो जाता है, हो जाता है और धारा I1 का, धारा I1 का कुछ अंश, कुछ अंश धारामापी, धारामापी में प्रवाहित हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है, जिससे, जिससे धारामापी विक्षेप दर्शाता है, विक्षेप दर्शाता है, विक्षेप दर्शाता है और बिंदु डी पर, और इस अवस्था में, और इस अवस्था में इस अवस्था में धारा I2 का विभाजन, धारा I2 का विभाजन नहीं होता है, धारा I2 का विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है। यह सेतु संतुलन की अवस्था नहीं है, देखेंगे यह सेतु संतुलन की अवस्था, यह सेतु संतुलन की अवस्था नहीं है, नहीं है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 वी डी इज ग्रेटर देन वी बी, यानी बिंदु डी का विभव बिंदु बी के विभव से क्या है, ज्यादा है। इस पॉइंट को समझते हैं पहले, केस फर्स्ट को, यानी बी बी बड़ा है बिंदु बी डी से, यानी बिंदु बी का विभव बिंदु डी के विभव से क्या है, उच्च है, अधिक है। इस स्थिति में बिंदु बी उच्च विभव पर तथा बिंदु डी निम्न विभव पर होता है, जिस कारण धारा I2 का विभाजन हो जाता है। बिंदु बी पर क्या हो जाता है, धारा I2 का विभाजन बिंदु बी पर हो जाता है। सुनिएगा, हम जानते हैं, हमने आपको बताया है, धारा प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो पहली कंडीशन में बिंदु बी का विभव जो है बिंदु डी के विभव से ऊंचा है, तो धारा प्रभाव बिंदु बी से किधर हो जाएगा, बिंदु डी की तरफ हो जाएगा, अर्थात
भुजा BD में धारा प्रवाह हो जाएगा, और जब भुजा BD में धारा प्रवाह हो जाएगा तो धारामापी क्या दर्शाएगा? विक्षेप। और जब धारामापी विक्षेप दर्शाएगा तो सेतु क्या की अवस्था में नहीं होगा? संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। अब हम केस नंबर 2, बिंदु BD यानी बिंदु D का विभव बिंदु B के विभव से उच्च है, तो धारा I2 का विभाजन होगा, और कहाँ होगा? बिंदु D पर, क्योंकि धारा प्रवाह उच्च विभव से कहाँ होता है? निम्न विभव की ओर होता है। तो लिखेंगे इस स्थिति में बिंदु D उच्च विभव पर, बिंदु D उच्च विभव पर तथा बिंदु B निम्न विभव पर होता है, निम्न विभव पर उपस्थित होता है, निम्न विभव पर उपस्थित होता है, जिस कारण धारा I2 का विभाजन बिंदु D पर हो जाता है, इस स्थिति में बिंदु D उच्च विभव पर तथा बिंदु B निम्न विभव पर उपस्थित होता है, जिस कारण धारा I2 का विभाजन बिंदु D पर हो जाता है, और धारा I2 का कुछ भाग भुजा BD में प्रवाहित हो जाता है, कुछ भाग भुजा BD में प्रवाहित हो जाता है, और धारामापी विक्षेप दर्शाता है, और इस अवस्था में बिंदु B पर धारा I1 का विभाजन नहीं होता है, यह सेतु संतुलन की अवस्था नहीं है, क्योंकि धारा प्रवाह BD भुजा में हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड केस पर, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड है BB इज इक्वल टू BD, यानी बिंदु B का विभव बिंदु D के विभव के क्या है? बराबर। सुनिए, अब बिंदु B और बिंदु D दोनों समान विभव पर उपस्थित हैं। जब ये दोनों समान विभव पर उपस्थित होंगे तो I1 धारा का विभाजन इधर नहीं होगा और I2 धारा का विभाजन इधर नहीं होगा, अर्थात भुजा BD में धारा प्रवाह नहीं होगा। जब भुजा BD में धारा प्रवाह नहीं होगा तो सेतु हमारी काय की अवस्था में होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। यही व्हीटस्टोन सेतु का क्या है? सिद्धांत है। देखेंगे इस स्थिति में बिंदु B व बिंदु T दोनों समान विभव पर
दोनों समान विभव पर उपस्थित होते हैं जिस कारण धारा I1 का बिंदु B पर तथा धारा I2 का बिंदु D पर विभाजन नहीं हो पाता है और भुजा BD में धारा प्रवाह नहीं होता है। यही सेतु संतुलन की अवस्था है। यही सेतु संतुलन की क्या है? अवस्था है। अब हम करेंगे सूत्र की स्थापना। यही सेतु संतुलन की क्या है? अवस्था है। हेडिंग डालेंगे सूत्र की स्थापना। अब इस हीटस्टोन सेतु में हमें दो बंद पास दिखाई दे रहे हैं, एक बंद पास ये और दूसरा बंद पास ये। तो दोनों बंद पास पे हम क्या लगाएंगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम। यहां लिखे बंद पास ए बी डी ए के लिए, ए बी डी ए के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर ए से कहां जा रहे हैं? बी की ओर, और धारा भी कहां है? ए से बी की ओर। तो I1 पॉजिटिव रहेगा और इसके संगत प्रतिरोध क्या है? P। अब हम जा रहे हैं B से D की ओर। देखो A B B D, तो B से D की ओर जा रहे हैं, B से D की ओर। जब B से D की ओर जा रहे हैं, धारा प्रवाह नहीं है। अब हम जा रहे हैं D से A की ओर, हम जा रहे हैं D से E की ओर और धारा प्रवाह हो रहा है I2 A से D की ओर। तो धारा हमारे चलने की विपरीत दिशा में, अर्थात माइनस का I2 और इसके संगत प्रतिरोध R। और इस पूरे बंद पास में एक भी विद्युत भाग बल नहीं है, अर्थात E क्या हो जाएगा? 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम चलेंगे बंद पास बी सी डी बी के लिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर हम जा रहे हैं B से C की ओर। अब सेतु संतुलन की अवस्था में है, तो धारा I1 प्रवाह यहाँ होगा और धारा I2 प्रवाह यहाँ होगा, क्योंकि धारा का डिवाइडेशन हो नहीं रहा है, धारा का विभाजन हो नहीं रहा है। जब धारा का विभाजन नहीं हो रहा है
तो बिंदु बी से धारा सीधी I1 कहाँ चली जाएगी, भुजा BC में, और बिंदु डी से धारा I2 चली जाएगी भुजा DC में। तो हम यहाँ लिखेंगे हम जा रहे हैं B से C की ओर और धारा भी B से C की ओर, तो I1 पॉजिटिव और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, Q। अब हम आ रहे हैं C से D की ओर, देखो CD CD C से D की ओर, C से D की ओर जब आ रहे हैं, धारा जा रही है D से C की ओर, तो धारा की विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं, धारा नेगेटिव I2 और इसके संगत प्रतिरोध R इज इक्वल टू, इस पूरे बंद पास में कहीं विद्युत भागफल नहीं है तो 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। नई लाइन से समीकरण I1P इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा I2R, इक्वेशन नंबर थर्ड। I1Q इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 4। समीकरण फर्स्ट, वो समीकरण थर्ड में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर भाग देंगे तो ये हो जाएगा I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल आउट, I2 से I2, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। व्हीटस्टोन सेतु आज आपका कंप्लीट हुआ, आगे की क्लास कल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।